बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब को अब भी जो ऑफ़र है, यानी जो उनके सामने ऑफ़र टेबल पे हमेशा मौजूद रहा, उसमें से इस वक्त भी जो ऑफ़र है और वो कंफर्म कर रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज, यानी जितने भी लोग बात करते हैं, चाहे वो हुकूमती कैंपों में हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए हैं, वो बार बार कंफर्म करते रहे कि इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की गई, या उन्हें बार बार कहा गया कि ठीक है, ये बात आप हमारी मान लें और इतना हम आपके लिए कर देते हैं। इसी को एक डील कहते हैं ना। तो इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे और वो अभी भी नहीं मान रहे। इस वक्त जो लेटेस्ट उनके पास दोबारा ऑफर है वो यही है कि आप बनीगाला में चले जाएं, आप अपना इलाज करवाएं, आप खामोशी के साथ वक्त गुजारें, मौजूदा जो सेटअप है उसको आप तस्लीम करें और अगले इंतखाबात का आप इंतज़ार करें। जब इंतखाबात आएंगे तो आप अपनी कंपेन कीजिएगा और फिर आप इलेक्शन लड़िएगा। जबकि इमरान खान साहब का जवाब वही सादा जो मैंने आपको बताया। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब की जेल में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, एक शख्सियत वहाँ पे गई और उसको रिपोर्ट भी किया गया। उसके बाद आपने देखा कि रज़ी ताहिर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनसे एक ही सवाल किया गया, बार बार एक ही बात उनसे बार बार पूछी गई कि बताओ तुम्हें ये पता कैसे चला, बताओ तुम्हें ये बताया किसने, क्या जेल के अंदर से किसी ने बताया, बाहर खबर कैसे निकली, ये बताओ। तो वो इमरान खान साहब का तब भी जवाब यही था। जिन सोर्सेज से चीज़ें बाहर आई हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने सोर्सेज हैं। अब ये जब खबरें निकलती हैं, हर आदमी का अपना एक हल्का अहबाब है, तो चीज़ निकल आती है कभी ना कभी, फ़ौरन नहीं निकलती तो टाइम लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो उसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब बज़िद्द हैं उसी बात के ऊपर कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, नहीं तो आप नए इलेक्शन अनाउंस करें, आप पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन अनाउंस करें, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ही नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब एक साफ और शफाफ नए इंतखाबात के अंदर है। और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब लगातार अभी भी कैद तन्हाई में है, उनके ऊपर बहुत सख्ती की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है और 2 महीने का वक्त दिया है। अब इसमें जो अलीमा खान साहबा का लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो कहती है जी इमरान खान के साथ ये वही करना चाहते हैं जो मिस्र में इन्होंने मुर्सी के साथ किया था, यानी जो मुर्सी के साथ मिस्र में हुआ था वही इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप इमरान खान को जहरीली शय या स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहे, तो इसलिए हमारी मुलाकात करवाई जाए। देखिए, दबाव डालना पड़ेगा इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को। 2 महीने बड़ा लंबा टाइम होता है। और ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा या उनकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया कि ये जो तहरीक हम चलाने जा रहे हैं या एहतजाज करने जा रहे हैं 27 सितंबर को, ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि ये उन तक रसाई के लिए है। मैंने आपसे आज से 6-7 माह पहले कहा था कि ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब तक रसाई की तहरीक बन जाएगी। और इस बात के ऊपर एहतजाज नहीं होगा कि इमरान खान साहब को जाली मुकदमात में रिहा किया जाए, बल्कि इस बात के ऊपर मुस्तकबिल में एहतजाज होगा कि इमरान खान साहब से चलो मुलाकात ही करवा दें या उनका इलाज ही करवा दें। तो अब मामला वहां पे पहुंच गया है। इमरान खान साहब की आंख के बारे में खबर आए 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं। उनकी 85% एक आंख ज़ाया हो गई है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और उसकी पार्टी अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त भी नहीं कर पाई। ये आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस पार्टी को इकट्ठे नहीं होने दिया और कम से कम इतना दबाव बनाकर रखा कि अवाम और पार्टी के बीच में जो खलीज है वो बरकरार रहे। लेकिन इसके हवाले से मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लोग वोट देंगे जब भी कभी दोबारा इलेक्शन होंगे। आसिम मुनीर साहब जो मर्जी कर लें, उसकी वजह यह है कि लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा नफरत करना शुरू हो गए हैं। लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी बताया, सुहेल अफरीदी ने, कि अलीमा खानम हमारे साथ होंगी इस तहरीक के अंदर और वो इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां तो अपनी जगह पे जो अभी तक दिखाई नहीं दी। इसमें सिर्फ ये हुआ कि सुहेल अफरीदी ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की तैयारियां इसके अलावा तो दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम शुरू किया हो वो तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अगर ग्राउंड पे काम करना था तो सुहेल अफरीदी कोई 9-10 माह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अगर उन्हें ग्राउंड पे काम करना था तो ये 9-10 माह काफ़ी थे, इसमें वो बहुत सारा काम कर चुके होते। लेकिन 9-10 माह में उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें 2 माह मजीद चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि जनाब मौसम की शिद्दत है, तो वो जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ पूरी कौम के लिए जेल काट रहा है उसके लिए मौसम की शिद्दत नहीं है। यानी ये जो कुछ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े होंगे सड़कों पे आकर, उनके लिए मौसम की शिद्दत नहीं होगी। मौसम की शिद्दत यानी इस मौसम के अंदर लोड शेडिंग बदतरीन हो रही है। बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों की बैंड बजी हुई है।
तो वो मौसम की शिद्दत नहीं है। तो मौसम का भी एक बहाना ही है। अभी तक तैयारी तो कोई दिखाई दे नहीं रही। जब ग्राउंड पे तैयारी नजर आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जनाब ये तैयारी हो रही है। बहरहाल आप फर्ज करें एक बात कि अगर 20 सितंबर के बाद और 27 सितंबर से पहले किसी दिन इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात करवा दी जाती है, फैमिली में से किसी एक आधे मेंबर से मुलाकात करवा दी जाती है और एक आधे डॉक्टर को इमरान खान साहब के बुलवा कर सरकारी अमले की मौजूदगी में चेकअप करवा दिया जाता है, तो क्या एहतजाज की ये कॉल वापस हो जाएगी? देखिए, मुतालबा तो यही है ना कि इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, इतना ही मुतालबा है। तो अगर वो रसाई दे देते हैं, एक आधी बहन की मुलाकात करवा देते हैं, एक आधा डॉक्टर चला जाता है, उसकी मौजूदगी में चेकअप हो जाता है, तो क्या मुतालबात मान लिए गए? फिर आप 27 सितंबर का एहतजाज मुलतवी कर देंगे। देखिए, बड़ा छोटा मकसद इन्होंने रखा है कि जी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करनी है, इसलिए हम एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। एक बहुत कौमी इशूज़ के ऊपर लॉन्ग मार्च होता है भाई। वो कौम का सबसे बड़ा लीडर है, उसको बाहर निकालना तो कौमी इशू हो सकता है। उससे मुलाकात करना, यानी आप क्या मांग क्या रहे हैं? आप क्या हम सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से? तो मुलाकात अगर आप करना चाहते हैं तो उसके 100 और तरीके हैं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च करने की आपको क्या ज़रूरत है? वो तरीके इन्होंने कभी अडॉप्ट ही नहीं किए। ये खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास हुकूमत है, इन्हें पता भी है कि किस तरीके से बाजू मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक इन्होंने बाजू मरोड़ा ही नहीं है, इन्होंने कोशिश ही नहीं की। बहरहाल 27 सितंबर अभी बहुत दूर है। हुकूमत तैयारियां भी करेगी, हुकूमत सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी सोचेगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, अभी तक तो उन्होंने सिर्फ सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं। इमरान खान साहब की फैमिली खुद हैरान है, जितने आम लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सारे हैरान हैं कि ये तारीख इतनी लंबी क्यों दे दी। अब बजाय इसका जवाब देते हैं उन्होंने उठा के शहबाज गिल के ऊपर चढ़ाई कर दी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि जी वो बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत बड़ा गद्दार है। भाई ये गद्दारी तुम्हें अभी याद आनी थी, पहले तुम्हें याद नहीं आई? ये अगर ये चीज़ें हैं, ये तो पहले इल्ज़ामात जो शहबाज गिल के मुखालफीन हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो इस किस्म की बातें करते थे। अब आपने भी ये बातें की हैं और कोई लोग अंदर से भी ये बात करते थे। यही बातें शेर अफजल मरवत ने भी की थी और यही बातें अब शफी जान ने भी की हैं। और ये मौका नहीं था लड़ाई डालने का, लेकिन लड़ाई डाली गई, हमने देखा लड़ाई होते हुए। तो नाज़रीन, ये जैसे जैसे तहरीक का टाइम करीब आएगा, अब मेरी उम्मीद तो यह है कि लोग इकट्ठे होते जाएंगे, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या इसके अलावा जो जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं ये इकट्ठे होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि फजल रहमान साहब क्या इकट्ठे होंगे, लेकिन याद रखिएगा फजल रहमान साहब मुझे अभी तक इस सारे खेल में दिखाई नहीं दे रहे। फजल रहमान साहब जो हैं वो अगर शामिल हुए भी ना तो वो किसी और की भी टीम का काम करेंगे। मुझे कभी भी फजल रहमान साहब पे इस बात पे भरोसा नहीं आया कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। हाँ, वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उन्हें उनका कोई मफाद मिल जाता है तो वो साइड पे हो जाते हैं। फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ हमेशा वसूली नहीं होता, उनका मौक़िफ़ हमेशा वसूली होता है। वसूल कर लेते हैं, अपना मफाद ले लेते हैं, अपनी पार्टी का मफाद ले लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। हमने तो अभी तक यही होते हुए देखा है। कश्तियाँ जलाकर कभी भी फजल रहमान साहब नहीं आते। नाज़रीन, नए सूबों की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी उसके दिमाग में आ गई। वो ये चाहते हैं कि नए सूबे बने। अब इस किस्म की खबरें वो अपने सहाफ़ियों के ज़रिए से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कि बहुत सारे नए सूबे बन जाएंगे जिनकी तादाद दर्जनों में होगी और उन सूबों के ज़रिए से एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा जिसमें एक सदर पाकिस्तान होगा जिसके पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे और अमरीकी तर्ज की एक हुकूमत पाकिस्तान में बनाई जाएगी और सदर का इंतखाब जो है वो बराह रास्त इलेक्शन से होगा। नजम सेठी साहब ने ये बात की और लोगों ने भी ये बात की। तो इसके पीछे ना सोच एक ही है कि आसिम मुनीर साहब अपने आप को एक और लेवल ऊपर लेकर आना चाहते हैं। उनके दिमाग में यह है कि फील्ड मार्शल बन के भी मुझे दूर कुर्सी पे बिठाया जाता है, तो अगर कहीं मुझे बराबर बैठने का मौका मिल जाए आलमी रहनुमाओं के, अगर मैं सदर बन जाऊं तो कितनी ज़्यादा इज्जत हो जाएगी। और एक एटमी मुल्क का सदर बनना तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वो सदर बन सकते हैं या लोग उन्हें वोट डालेंगे? लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं कि सनम जावेद के मुकाबले में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते किसी एमएनए के हल्के का। जाएं जाके लाहौर में इलेक्शन लड़के देख लें। अगर आप फॉर्म 45 वाले इलेक्शन की बात करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, वो नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जब वोट डाले थे तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नफरत में और मुखालफत में डाले थे। लोग पसंद नहीं कर रहे जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया। लोग जर्नैलों की सियासत से तंग आ गए, तो किसी जर्नैल को लोग वोट डालेंगे नहीं। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान बनना है तो उनको धांधली करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर।
और धांधली करके अगर वो एक निज़ाम कायम करेंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। आप जो मर्जी निज़ाम ले आए, धांधली के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। अवाम का मैंडेट ही आपको कबूल करना पड़ेगा। जिस हुकूमत की पुश्त के ऊपर अवाम ना खड़ी हो या अवाम की अक्सरियत कम से कम ना खड़ी हो, वो हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। ये बड़ी सादा और सीधी सीधी बात है। अब नए सूबे बनाना बहुत अच्छी बात है, मेरी ज़ाती राय आप ले। इमरान खान साहब भी ये कहते थे, जो भी समझदार आदमी है वो आपको यही कहेगा कि जितने ज़्यादा आप इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपका कंट्रोल ठीक हो जाए, तो जितने आप इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये हर पाकिस्तानी का मानना है, जो समझदार आदमी है। कोई ज़िद में अड़ जाए तो अड़ जाए, लेकिन ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट्स बेहतर अंदाज में मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन यह फैसला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, ना कि सरकारी मुलाजमीन को करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन अपना मफाद, अपना फ़ायदा सोचते हैं, जबकि अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच में बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही ये बड़े बड़े फैसले करते हैं। अब नाज़रीन, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर सिस्टम खुद बता रहा है कि वो कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। पंजाब की हालत यह है कि डॉल्फिन फोर्स जो एक बनाई गई थी पेट्रोलिंग के लिए, ज़बरदस्त फोर्स थी वो फोर्स, और ये बनाई भी इन्होंने खुद थी। डॉल्फिन फोर्स भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब ने डॉल्फिन एहलकारों को थानों में तैनात करने की तजवीज़ दी है। हतमी फैसला मरियम नवाज करेगी। वजह क्या है जनाब, तुर्की से मुतासिर होकर इन्होंने 2016 में डॉल्फिन फोर्स बनाई थी। उन दिनों में तुर्की के साथ शहबाज शरीफ के बड़े ताल्लुकात थे। शहबाज शरीफ और इसके बच्चे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर तुर्की के दौरे करते थे, वहाँ से लोगों को लेकर आते थे। यहाँ पे चौकों के नाम जो है वो उनके लोगों के नामों के ऊपर रख दिए गए लाहौर के अंदर, और फिर उनसे मुतासिर होकर एक डॉल्फिन फोर्स बना दी गई। वहाँ का मौसम और तरह का है, वो इस तरह की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। यहाँ पकड़ के डॉल्फिन फोर्स बना के उनको अजीब सा यूनिफॉर्म पहना दिया, और उनको हैवी बाइक्स दे दिए, बड़े बड़े मोटरसाइकिल दे दिए। तो जो कीमती मोटरसाइकिल थे 600 के करीब, उनमें से 400 मोटरसाइकिल एक कबाड़ बन के पड़ी हुई हैं। अब उनका बेड़ा गर्क हो गया, दोबारा कभी किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं। पेट्रोल जो है वो उसके 5 करोड़ रुपए के वाजबात अभी भी देने हैं, तो ये इनके पास तो पेट्रोल देने के पैसे नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी मेट्रो बस जो है उसकी बंदिश की धमकी आ गई है कि अगर आपने हमें पेट्रोल के पैसे ना दिए तो ये मेट्रो बस भी बंद हो जाएगी। ये इनके हालात हैं और लड़ रहे हैं ये इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी हैं नैयर बुखारी साहब, उन्होंने बताया जनाब कि पीपल्स पार्टी से जजेस के नाम लिए गए थे और हमारे बैरिस्टर कमर सब्जवारी का नाम टॉप के ऊपर था, लेकिन हमारे जजों को तैनात नहीं किया गया, उनके नाम की समरी नहीं भेजी गई, तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अब उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे और जजों की तैनाती नहीं हो रही। लेकिन यहां पे अब हुआ क्या, इसको जरा समझिएगा थोड़ा सा। पीपल्स पार्टी अपने जज लाना चाहती है, नून लीग अपने कारकुनों को जज लाना चाहती है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों के कारकुन जज बनेंगे तो इंसाफ कैसे होगा और कब होगा? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने फायदे के लिए एक ऐसी आईनी तरमीम पास कर दी जिसके मुताबिक जजों की तैनाती के इख्तियारात सियासतदानों के पास चले गए और सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के पास चले गए। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन इन सियासतदानों की चांदी हो गई। अब ये अपने अपने कारकुनों को लाकर जज लगा रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट का ये वाला टाइम तो गुजर जाएगा, यानी उनको ज्यादा से ज्यादा ये इमरान खान को जेल में रखा जा सके, हमारे खिलाफ कोई फैसला ना आए, कोई हमें चैलेंज ना करे, ज्यादा से ज्यादा उनका ये मामला है ना। लेकिन ये जो जुडिशरी अब बन रही है, पूरा का पूरा इदारा तबाह हो रहा है, ये आने वाले सालों में अवाम की क्या हालत करेगा इसका किसी ने सोचा भी नहीं। इन्हें आइडिया भी नहीं था कि इन्होंने अपनी बोटी के चक्कर में अदलिया का पूरा बकरा ही ज़िबा कर दिया, बल्कि ऊंट ज़िबा कर दिया अपनी एक छोटी सी बोटी के चक्कर में कि जनाब हमें कोई ना पूछे, हमें कोई ना छेड़े। इसके बजाय आईनी तरमीम ये ले आते कि जनाब हम अनटचेबल हैं, हम मुकद्दस गाय हैं, हमें कोई नहीं छेड़ सकता, एक ऐसी आईनी तरमीम करवा लेते अदलिया का बेड़ा गर्क करने की बजाय। अब जो अदलिया की हालत हो गई है ना, इसकी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी चुकाते रहेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इन जर्नैलों ने अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, अपने छोटे से मफाद के लिए पाकिस्तान की अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया। और आज पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं किस बात पे कि मेरा जज आएगा, वो कहता नहीं मेरा जज आएगा, वो कहता जी मेरे जज का नाम क्यों नहीं दिया, वो कहता जी मेरे जज को लगाओ, मैं अपना जज लेके आऊँगा। अपने अपने कारकुनों को जज बनाकर लेकर आ रहे हैं। नादरीन, एक और ये वीडियो काफ़ी वायरल है, इसमें कामरान शाहिद साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, और मैंने और उन्होंने एक ही चैनल में काम भी किया है। कामरान शाहिद साहब एक वीडियो में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी हरियाली हो गई है चोलिस्तान में,
बड़ा शानदार काम हो गया चोलिस्तान में। और यहाँ पे हर तरफ घास लगी हुई है और यहाँ सब्ज़ा लगा हुआ है। और ये उन्होंने जो यूनिफॉर्म या कपड़े उन्होंने जो पहने हुए थे वो ऐसा लग रहा था सर्दियों के हैं। मे बी ये रिकॉर्डिंग पहले हुई हो और अब उसको चलाया गया हो सकता है। क्योंकि वो मेरी इत्तला के मुताबिक छुट्टी पर थे तो उनका पुराना प्रोग्राम निकाल कर चलाया गया जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। तो ये जो घास लगी हुई है ना, इसको अल्फा अल्फा कहते हैं नादरीन। वो इसको पाकिस्तान की तरक्की बता रहे हैं कि SIFC जब बनी तो FIFC ने बनने के बाद ये जनाब यहाँ पे हरियाली का एक प्रोग्राम लेकर आए और ये ग्रीन इनिशिएटिव था एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इससे चोलिस्तान ग्रीन हो गया। असल शक्ल मैं आपको दिखाता हूँ, असल मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है। ज़रा ये आप एक चार्ट देखिए। ये ज़्यादातर जो घास लगी हुई है ना, इसको अल्फा अल्फा कहते हैं। और ये दो चार्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पहले वाले चार्ट में जो नीले रंग के अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है पाई चार्ट में, ये अल्फा अल्फा है, ये पानी पीता है इतना। यानी कोई भी फसल इतना पानी नहीं पीती जितना पानी अल्फा अल्फा पीता है। ये एक आपने देख लिया, सबसे ज़्यादा पानी पी रहा है अल्फा अल्फा, ये फसल पी रही है, बाकी कोई फसल इतना पानी नहीं पी रही। ये दूसरा चार्ट आप देखिए, इसमें टुकड़ों की शक्ल में है। तो यहां पे भी जो सबसे बड़ा टुकड़ा है पानी के इस्तेमाल के हवाले से, ये अल्फा अल्फा है। ये सबसे ज्यादा पानी पीने वाली फसल है दुनिया के अंदर। ये जाति कहां चाहिए किसको? अरब ममालिक को अल्फा अल्फा की जरूरत है अपने मवेशियों के लिए और अपने घोड़ों के लिए, इन्हें अपने जानवरों के लिए, क्योंकि अरबों को बहुत शौक है घोड़े पालने का, उन्हें बहुत शौक है मवेशी पालने का। तो वो ये अल्फा अल्फा लगाते हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत है। वो पहले अपने मुल्क में लगाते थे, फिर उन्हें पता चला कि ये ज़ेरे ज़मीन पानी को बड़ी तेज़ी से तबाह कर रही है और लाखों करोड़ों सालों में जो पानी जमा हुआ उनकी ज़मीन के नीचे बारिशों के ज़रिए से, वो पानी अल्फा अल्फा बहुत तेज़ी से पी रही है। तो उन्होंने अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पहले सऊदी अरब में, UAE में कई जगहों पे ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल कर दिए और इस फसल को लगाना बंद कर दिया। अमेरिका ने भी अपने कई इलाकों में, कई रियासतों में इस फसल को लगाने पे पाबंदी लगाई है, इसकी हौसला शिकनी की कि इसको नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन पानी को तबाह बर्बाद कर देती है। कई मुल्कों में ये लग सकती है जहाँ पे पानी बहुत ही वाफर है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहले ही ज़ेरे ज़मीन पानी की किल्लत है। अरब ममालिक को ऐसे गरीब ममालिक की तलाश थी जो उनके लिए अल्फा अल्फा लगाएं, जो उनके लिए ये अजनास पैदा करें जिससे उनके घोड़े, उनके मवेशी, उनके जानवर बड़े अच्छे तरीके से पले और मोटे ताज़े हो जाएं और वो उनको इंजॉय करें। तो कोई और मुल्क ये आसरा उनको दे नहीं रहा था, तो पाकिस्तान ने अपने पानी की कुर्बानी दी और उन्हें इस बात की इजाज़त दी कि वो हमारे साथ जॉइंट वेंचर में यहाँ पे ये वाली फसल लगाएं। अब होता क्या है, ये फसल जब लगाई जाती है तो ये ज़मीन का पानी चूस लेती है और आप इसको जितना भी पानी दें वो इसके लिए कम होता है और ये सारा साल चलती रहती है। इसकी बार बार कटाई होती है और इसकी कटाई करके इसको स्पेशल मशीनों के साथ बंडलों के अंदर तय करके बना के ये बहरी जहाज़ों के अंदर लगातार अरब ममालिक में भेजी जा रही है और अब उन्हें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ना पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के पानी को तबाह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने अरबों को खुश रखना है या इस वक्त हमने पैसे कमा लेने हैं क्योंकि इसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं अल्फा अल्फा के। और भी कई लोग प्राइवेटली ये अल्फा अल्फा उगा के, इसको बना के, इसके बंडल बना के अरब ममालिक में रवाना कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़े पैमाने पर यह काम SIFC यानी पाकिस्तान की फौज के ज़ेरे इंतज़ाम ये वाला काम हो रहा है। अरब ममालिक ने खुद बंद कर दिया इसको उगाना, अमेरिका ने खुद बंद कर दिया इसको उगाना, दुनिया के कई ममालिक ने इनकार कर दिया हम इसको नहीं उगाते, लेकिन पाकिस्तान में हम इसे उगा रहे हैं और इसके ज़रिए से ज़ेरे ज़मीन पानी हम तबाह कर रहे हैं अपना। अब हमारा मामला यह है कि हम किस तरीके से अपना पानी बचा सकते हैं। देखिए, पानी जो है ना, वाटर इज़ लाइफ। पाकिस्तान के लिए आने वाले सालों में सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का बनने वाला है। ये सियासी मसाइल, ये एटमी मसाइल, ये जंगी मसाइल, ये ज़मीनी मसाइल, ये सारे कुछ भी नहीं रहेंगे जो पानी का आने वाले सालों में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हमें बहुत तेज़ी से अपना पानी बचाना है और ये बहैसियत कौम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए ना, लोग ये पूछते हैं कि जनाब आप मसला बता देते हैं, आप इसका हल नहीं बताते। तो मैं आपको यहाँ पे 10 चीज़ें बताता हूँ जो आपको करनी पड़ेंगी तो आपका पानी बचेगा, वरना आपका पानी नहीं बचेगा। नंबर 1, आपको भारत के साथ मामला तय करने पड़ेंगे ताकि वो आपका पानी ना रोके। उसको बाउंड करना पड़ेगा, चाहे लड़के, चाहे प्यार से, चाहे कुछ भी करके आपको भारत से अपना पानी छुड़वाना पड़ेगा। नंबर 2, आपको पानी के नए रिजर्व बनाने पड़ेंगे, रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप पूरे मुल्क में हुकूमत छीन के यहाँ पे कायम रह सकते हैं तो आप डैम्स बना के भी कायम रह सकते हैं, चाहे वो मुतनाज़े क्यों ना हो। तो आपको वाटर रिजर्व बनाने पड़ेंगे,
नंबर 3, आपको ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, ये सिलसिला आपको रोकना पड़ेगा, इसको फ़ौरन बंद करना पड़ेगा। फिर जो पानी के कुदरती रास्ते हैं, जो पानी के बहाव का रास्ता है, जहाँ पुराने नाले बहते हैं, बारिशी पानी बहता है, उन रस्तों के ऊपर जो रास्ते में रुकावटें अब बनाई जा रही हैं या कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं या बंद बांधे जा रहे हैं, वो बंद भी आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। फिर आपको जंगलात लगाने होंगे ताकि वक्त पर मुनासिब मिकदार में बारिश पाकिस्तान में होती रहे। नंबर 6, आपको काश्तकारी के जदीद तरीकों को मुतारिफ करवाना पड़ेगा और उस पर फंडिंग करनी पड़ेगी कि जिसमें पानी कम इस्तेमाल होता है और पैदावार ज़्यादा होती है। यानी दुनिया में अब काश्तकारी के ऐसे तरीके मैसर हैं जहां आप 25% पानी इस्तेमाल करते हैं और दुगनी पैदावार हासिल करते हैं। यानी आप जितनी पैदावार हासिल कर रहे हैं, अब फ़र्ज़ करें आप 1000 लीटर पानी में जितनी पैदावार हासिल कर रहे हैं, उससे दुगनी पैदावार आप 250 लीटर पानी में हासिल कर सकते हैं। दुनिया में इस किस्म के जदीद तरीके जो हैं वो काश्तकारी के अपना लिए गए हैं। पाकिस्तान को उन पे काम करने की ज़रूरत है। फिर बोरिंग पर पाबंदी लगाई जाए, ख़ास तौर पे उस बोरिंग के ऊपर कि ज़मीन से आप बोर करके पानी निकाल लेते हैं, जिसका दिल करता है जहाँ मर्जी बोर करता है पानी निकाल लेता है। आप बोरिंग पर पाबंदी लगाएं, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे फ्लड इरीगेशन करते हैं, यानी बोर करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, टैंकी में इकट्ठा छोड़ते हैं, पानी बहता हुआ जाता है फसलों में, ऐसे वो गलत है। अगर आपने बोरिंग करके पानी निकाल रहा है तो फिर आपको ड्रिप इरीगेशन पे आना चाहिए या आपको स्प्रिंकलर लगाने चाहिए जो पानी को बहुत थोड़ी मिकदार में देते हैं लेकिन हर फसल तक या हर पौधे तक पानी पहुंच जाता है। फिर जो खाले हैं उनको पक्का करना चाहिए। जो आपको अगला काम करना होगा, आपको सारे खाले पक्के करने चाहिए पाकिस्तान में ताकि पानी का ज़िया कम से कम हो। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये हुआ था, ये आपको करना होगा। हर साल बाकायदा दुरुस्त तरीके से आपको भल सफाई करना होगी, यानी जितनी भी नहरें हैं उन सब की सफाई की जाए, हर साल की जाए, बाकायदा महकमा इसके ऊपर काम करे। लेकिन हमने भल सफाई कई कई साल होती हुई देखी ही नहीं है। फिर अल्फा जैसी ज़रूरी अजनास हैं, उनकी हौसला शिकनी भी पाकिस्तान में करनी होगी। ये चीज़ें आप करेंगे ना तो फिर पाकिस्तान में पानी बचेगा और हमारी मुस्तकबिल में आने वाली नस्लें वो इस पानी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी, वरना वो हमें बहुत बुरा भला कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने पानी की तबाही फेर दी थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।